महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एसटी बस स्टैंड, तारीख 14 अप्रैल 1991 और वक्त रात के 11 बजे। एक बूढ़ी महिला की गोद में 2.5 साल का बच्चा बिलख रहा था। मम्मी मम्मी। महिला बच्चे को एक कोने में ले गई और उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बच्चा और जोर से चिल्लाने लगा। बूढ़ी महिला और तिलमिला गई। उसने पूरी ताकत से बच्चे का गला दबाना शुरू कर दिया। बच्चा छटपटाने लगा। वो सामने बनी लोहे की रेलिंग की तरफ भागती है, बच्चे की गर्दन पकड़ी और रेलिंग पर जोर जोर से 3-4 बार दे मारा। बच्चा खून से लथपथ हो गया और शांत पड़ गया। इस बूढ़ी महिला का नाम अंजना बाई था। कुछ ही पल बाद 2 जवान महिलाएं रेणुका और सीमा भी अंजना बाई के पास पहुंच गई। उनके साथ किरण नाम का एक मर्द भी था। अंजना बाई बोली, इसके कपड़े खून से सन गए हैं, धोने पड़ेंगे। रेणुका ने तुरंत एक बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। अंजना बाई ने कपड़े धोए, बच्चे की लाश को कपड़े में लपेटा और रेणुका से कहा कि इसे ठिकाने लगा दो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। रेणुका के हाथ में वड़ा पाव था। अंजना बाई ने उसके हाथ से वड़ा पाव ले लिया और खुद बैठकर खाने लगी। रेणुका, सीमा और किरण बच्चे की लाश लेकर चल पड़े। पास ही कोल्हापुर का विक्रम हाई स्कूल था। वहीं सड़क किनारे एक टूटा हुआ रिक्शा खड़ा था। तीनों ने कुछ देर इधर उधर देखा, चुपचाप लाश रिक्शे के नीचे रखी और बस स्टैंड लौट आए। 3 साल बाद 18 अक्टूबर 1994 रात के करीब 12 बज रहे थे। जगह पुणे का हडपसर। अंजना बाई, रेणुका और सीमा साथ सो रहे थे। उनके साथ 3 साल की एक बच्ची भी थी। अचानक से वो रोने लगती है। अंजना बाई बच्ची को गोद में लेकर चुप कराने लगी और बीच बीच में अंजना बाई झपकी भी ले रही थी और इसी बीच बच्ची जोर से चीखने लगी। अंजना बाई जल्लाते हुए उठी और उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए और वो जोर जोर से चीखने लगी। उस कमरे में सो रही रेणुका और सीमा भी जाग गई थी। अंजना बाई ने दरवाजा खोला और बच्ची को लेकर तीसरी मंजिल पर चली गई। बच्ची लगातार चीख रही थी, मम्मी मम्मी। अंजना बाई ने पहले पूरी ताकत से बच्ची का मुंह दबाया, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। और फिर वो आगे बढ़ी, छत के किनारे तक गई। नीचे झाड़ियां थी। अंजना बाई ने बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। धम से आवाज आई। बच्ची का चीखना बंद हो गया। वापस कमरे में लौटकर अंजना बाई ने कहा, वो झाड़ियों के बीच कहीं पड़ी होगी, जाओ उसे ठिकाने लगा दो। रेणुका और सीमा तेजी से गई। बच्ची झाड़ियों के बीच बेजान पड़ी थी। दोनों ने मिलकर बच्ची की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक उन्हें उसके दम तोड़ने की तसल्ली नहीं हो गई। सुनो, इसके कपड़े महंगे हैं, उतार लो, सीमा ने रेणुका से कहा। रेणुका ने बच्ची के कपड़े उतार लिए और उसे वहीं छोड़कर कमरे में आ गई। रात करीब 1 बजे रेणुका ने सूटकेस उठाया और फिर से झाड़ियों के बीच पहुंच गई। बच्ची की लाश को सूटकेस में भरा और चल पड़ी। कुछ देर बाद एक नहर के पास पहुंची और सूटकेस को नहर में बहा दिया और घर लौट आई। 11 महीने बाद 29 अगस्त 1995 को अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण नासिक पहुंचे। मकवाना इलाके में उन्होंने किराए का एक कमरा लिया। हर शाम ये लोग नाग चौकी के पास एक घर का चक्कर लगाते, चारों उस घर के आसपास घूमते और फिर लौट आते। 10 दिन बाद यानी 9 सितंबर 1995 को रेणुका और सीमा उसी घर पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, एक महिला बाहर आई। तीनों अंदर चली गई, आपस में बातें करने लगी और उनके हाव भाव से लगता था कि वे एक दूसरे को जानती है। उस घर में 2 बच्चियां और उनके पिता थे। एक बच्ची 9 साल की और दूसरी 7 साल की। सीमा ने 9 साल की लड़की को बुलाकर अपने पास बिठा दिया। कुछ देर बाद पूछा, बड़ी मम्मी तुम्हें बहुत याद करती है, कुछ दिन के लिए हमारे घर चलोगी? बच्ची बोली, हाँ। हालांकि उसके पिता मना करते रहे, लेकिन वो मानी नहीं। रेणुका और सीमा उस बच्ची को साथ लेकर अपने घर लौट आए। अंजना बाई ने बच्ची को गले लगाया और कहा कि कोल्हापुर चलोगी? बच्ची ने चहकते हुए कहा कि हाँ। अगली सुबह चारों एक बस में बैठते हैं, कोल्हापुर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। किरण ने कहा कि यहीं कहीं आसपास कमरा लेकर रात गुजार लेते हैं। अंजना बाई ने कहा कि हाँ, सब कुछ देख लो, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ सस्ता ही देखना। कई होटलों में रूम पता करने के बाद आखिर बस स्टैंड के पास उन्हें एक महाराज नाम के एक होटल में कमरा मिल गया और सभी रात भर यहीं रहे। अगले दिन टैक्सी बुक की और नरसोवारी के लिए निकल पड़े। इनके साथ 9 साल की वो बच्ची भी थी। कुछ घंटे बाद टैक्सी गन्ने के खेत के पास से गुजर रही थी, तभी रेणुका ने टैक्सी रुकवा ली। उसने अंजना बाई से कहा कि मैं पेशाब करने जा रही हूँ।
वो टैक्सी से उतरी और 9 साल की उस बच्ची को लेकर गन्ने के खेत की तरफ चल दी। वो बच्ची को खेत में काफी अंदर तक लेकर गई। बच्ची जैसे ही बैठी, रेणुका ने पीछे से उसका गला जोर से पकड़ लिया। किसी तरह बच्ची ने गला तो छुड़ा लिया, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर गई। रेणुका कूद कर उसकी छाती पर बैठ गई और गला दबाने लगी। बच्ची बोल पड़ी, ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। रेणुका ने उसका गला नहीं छोड़ा। बच्ची छटपटा रही थी और इसी बीच सीमा वहां आ गई। रेणुका ने सीमा से कहा कि इसके हाथ पैर पकड़ लो। सीमा ने बच्ची के हाथ पैर जकड़ लिए। कुछ देर बाद बच्ची का शरीर शांत पड़ गया। 5 मिनट तक दोनों महिलाएं बेजान बच्ची को देखती रहीं। शरीर में कोई हलचल नहीं, बच्ची मर चुकी थी। दोनों ने उसे पास ही नहर में ले जाकर फेंक दिया और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। अंजना ने टैक्सी वाले से कहा कि चलो अब चलना है। हिचकिचाते हुए ड्राइवर ने आखिर पूछ ही लिया कि बच्ची कहाँ गई। सीमा झल्लाते हुए बोली कि उसकी माँ आई थी, अपने साथ ले गई। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें दत्तात्रेय मंदिर दिखा। अंजना बाई ने गाड़ी रुकवाई। तीनों गाड़ी से उतरे, मंदिर के बाहर लगे नल पर हाथ पैर धोया और अंदर चले गए। तीनों ने इत्मीनान से दर्शन किया, पुजारी से प्रसाद लिया और फिर नासिक लौट आए। करीब 9 महीने बाद 12 अप्रैल 1996 कोल्हापुर का पल्लवी लॉज रूम नंबर 203 से बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। अंजना बाई की गोद में 1.5 साल की बच्ची थी। वो लगातार चीख रही थी। पास ही रेणुका और सीमा बैठी थी। बातों बातों में सीमा बोल पड़ी, उषा थिएटर में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म लगी है, देखने चलें क्या? अंजना बाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पहले इसका कुछ करो, रात भर इसका रोना सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया है। उसकी तेज आवाज सुनकर बच्ची और जोर से रोने लगती है। अंजना बाई उठी और पूरी ताकत से बच्चे का गला दबा दिया। बच्ची की आंखें लाल हो गई, शरीर कुछ ढीला सा पड़ गया। रेणुका ने अंजना बाई से कहा कि ये मर तो गई होगी ना। अंजना बाई उठी और बच्ची को चादर में लपेटा। 3-4 बार उसे दीवार पर दे मारा। चादर खून से सन गई। उसने रेणुका से कहा कि इसे बैग में भर दो, फिर फिल्म देखने चलते हैं। रेणुका ने लाश बैग में रखी। बैग लेकर तीनों फिल्म देखने के लिए निकल पड़ी। थिएटर पहुंचते ही गेट पर बैठे गार्ड ने रेणुका से कहा कि अब टिकट का टाइम नहीं है, देर हो गई है, दूसरा शो देखना। यहाँ पर तीनों उस गार्ड से लड़ने लग जाती है। तंग आकर गार्ड ने कहा कि लड़ो मत, चले जाओ अंदर। आपस में कुछ बातें करते हुए तीनों थिएटर के अंदर पहुंची। लाश वाला बैग साइड में रखा और फिल्म देखने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद इंटरवल हुआ। सीमा उठी और डेड बॉडी से भरा बैग लेकर वॉशरूम पहुंच गई। वहां से 2 महिलाएं पहले से थी। सीमा बेसिन में हाथ धोने लगी। जैसे ही दोनों बाहर निकली, सीमा ने एक कोने में बैग सरका दिया, धीमे कदमों से बाहर निकली और एक दुकान की तरफ चल दी। सीमा दुकानदार से बोली कि भैया 3 समोसे दे दो। दुकानदार को पैसे दिए और समोसे लेकर हॉल में आ गई। सीमा अपनी सीट पर बैठकर फिल्म देखने लगी। तीनों ने 3 घंटे 9 मिनट की ये पूरी फिल्म देखी। बीच बीच में तालियां बजाई, हंसी और मस्ती भी की और फिर अपने लॉज लौट गई। उधर वॉशरूम में रखे बैग से धीरे धीरे खून रिसना शुरू हो गया था, लेकिन अब तक उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। 27 जुलाई 1996 दोपहर का वक्त था। पुणे के शिव साई अपार्टमेंट में 3 साल का एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सीमा रसोई में थी। रेणुका और अंजना बाई खाट पर बैठी सब्जी काट रही थी। सीमा चिल्लाते हुए बोली कि इसे चुप कराओ। अंजना बाई ने कहा कि जा रेणुका, तू चुप करा दे। अब रेणुका ने बच्चे को गोद में उठाया और घूम घूम कर चुप कराने लगी, लेकिन वो चुप हो ही नहीं रहा था। रेणुका तमतमा उठती है। उसने बच्चे का गला दबाया और फर्श पर जोर से पटक दिया। चारों तरफ खून फैल गया। अंजना बाई ने रेणुका से कहा कि इसे बैग में भरकर कहीं फेंक आओ। रेणुका ने लाश बैग में रखी और रात होने का इंतजार करने लगी। रात 12 बजे रेणुका ने सीमा से कहा कि खिड़की से देखो, कोई है तो नहीं बाहर। सीमा खिड़की से झांकने के बाद बोली, नहीं, बाहर तो कोई नहीं है। उसने लाश से भरा बैग उठाया, दरवाजा खोला और दबे पांव सीढ़ियों से उतरने लगी। नीचे पहुंची तो सोसाइटी कंपाउंड के बगल में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। रेणुका ने बैग को गड्ढे में फेंका और वापस कमरे में आ गई। 2 महीने बाद 20 अक्टूबर 1996 अंजना बाई, सीमा, रेणुका नासिक के मार्केट में घूम रही थी। तभी एक महिला की नजर उन पर पड़ी। वो दौड़ती हुई आई। अंजना बाई का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए जोर से बोली, मेरी बेटी कहाँ है? अंजना बाई सक पका गई और कहा कि मुझे क्या पता, तुम जानो तुम्हारी बेटी कहाँ है। अब महिला ने गुस्से में अंजना बाई को कसकर थप्पड़ लगा दिया और फिर चीख चीख कर कहने लगी, पिछले साल रेणुका और सीमा मेरे घर आई थी। मेरी बेटी क्रांति से कहा कि बड़ी मम्मी उसे बहुत याद करती है। दोनों उसे अपने साथ लेती गई। मुझसे कहा था कि अगले ही दिन क्रांति को घर पहुंचा देंगी। 1 साल हो गया, आज तक बेटी घर नहीं आई। रेणुका और सीमा ने जो पता दिया था, वहां तो कोई रहता ही नहीं है। मेरे पति कह रहे थे कि तुम लोग उनकी जान पहचान वाली हो, बच्ची को कुछ नहीं होगा। बताओ क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ। अब शाम हो चुकी थी। मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी।
अंजनाबाई गुस्से में तमतमा उठती हैं, आंख दिखाती हुई बोली, तुम्हारी बेटी धूले शहर में है। उसने महिला का हाथ जोर से झटका और तीनों भीड़ से गायब हो गई। अंजनाबाई को थप्पड़ मारने वाली महिला उस 9 साल की क्रांति की मां थी जिसे 29 अगस्त 1995 को रेणुका और सीमा ने कोल्हापुर के गन्ने के खेत में मार डाला था। बेटी के धूले शहर में होने की बात सुनते ही महिला दौड़ती दौड़ती घर पहुंची। हांफते हुए पति मोहन गावित से कहा कि हमारी क्रांति धूले में है। मोहन ने कहा कि तुम्हें कैसे पता, किसने बताया? यहाँ मोहन की पत्नी कहती कि अभी बाजार में अंजनाबाई, रेणुका और सीमा मिली थी। उनसे मैंने पूछा कि बेटी क्रांति कहाँ है, तो बताया कि वो धूले शहर में है। मैंने उन्हें पकड़ रखा था लेकिन तीनों भीड़ में भाग गई। पत्नी की बात सुनते ही मोहन हड़बड़ा सा गया। वो दौड़ते हुए पंचवटी पुलिस स्टेशन पहुंचा। हाफते हुए कांस्टेबल परदेसी से बोला, साहब मेरी बेटी को 3 औरतों ने किडनैप कर रखा है। कांस्टेबल परदेसी, कौन औरतें, कहाँ ले गई तुम्हारी बेटी को? अब मोहन रोते हुए बोला कि 1 साल पहले मेरी पहली पत्नी अंजनाबाई की 2 बेटियां घर आई थी और वो मेरी 9 साल की बेटी को अपने साथ ले गई। कई दिनों बाद बेटी नहीं लौटी तो मैं उनके दिए पते पर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लटका हुआ था। तब से बच्ची को ढूंढ रहा हूं। आज मेरी दूसरी पत्नी सब्जी लेने बाजार गई तो वहां तीनों माँ बेटी मिल गई। पत्नी ने उनसे पूछा कि बेटी कहाँ है, तो धूले शहर में बोलकर भीड़ में गायब हो गए। इतना कहते कहते मोहन फूट फूट कर रोने लगा। फिर खुद को संभालते हुए बोला, साहब एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने अंजनाबाई और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और अब तलाश में जुट गई। 3 नवंबर 1996 की बात है। नासिक के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में कांस्टेबल परदेसी 3 पुलिस वालों के साथ घूम रहे थे। अचानक कांस्टेबल परदेसी रुक गए। अपने साथियों से कहा कि कुछ दिन पहले एक एफआईआर हुई थी। एक 9 साल की बच्ची के अपहरण का मामला था। उसमें 3 औरतों का नाम आया था। बच्ची के पिता ने जो हुलिया बताया था, ये तीनों कुछ वैसी ही दिख रही हैं। इधर अंजनाबाई, सीमा और रेणुका ने जैसे ही पुलिस को देखा वो भागने लगी। कांस्टेबल परदेसी का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने दौड़कर तीनों महिलाओं को पकड़ लिया और थाने ले गए। परदेसी ने अपने साथी कांस्टेबल को बेचकर मोहन को थाने बुलवा लिया। मोहन ने जैसे ही अंजनाबाई को देखा वो गुस्से में बोला, हाँ साहब, यहीं ले गई थी मेरी बेटी को। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े इस केस की जांच कर रहे थे। उन्होंने अंजनाबाई से पूछा, कहाँ है इसकी बेटी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। शशिकांत कुछ देर तक तीनों को देखते रहे और फिर अंजनाबाई से पूछा, ये दोनों कौन हैं? अंजनाबाई इंस्पेक्टर बोड़े को घूरते हुए बोली, मेरी बेटियां। इंस्पेक्टर, तो फिर इनका बाप कहाँ है? अंजनाबाई ने कहा, बड़ी बेटी रेणुका का बाप ट्रक ड्राइवर था। एक दिन अचानक छोड़कर भाग गया। फिर मैंने मोहन गावित से शादी कर ली। सीमा उसी की बेटी है। एक दिन उसने हम सबको घर से निकाल दिया। शशिकांत ने मोहन से कहा कि इन्हें घर से क्यों निकाला? अब यहाँ मोहन रूंधे हुए गले से कहा बोलता है, साहब ये चोरी करती थी। रोज रोज मेरे घर पुलिस आती थी तो मैं क्या करता? मैंने कई बार समझाया लेकिन मानी नहीं और फिर मैंने घर से निकाल दिया। शशिकांत बोड़े पुलिस फाइल पलटने लगे। अंजनाबाई से पूछा, कब से चल रहा है ये? तुम और तुम्हारी बेटियां तो कई बार पकड़ी जा चुकी हो, सब कुछ सच सच बताओ। बोड़े ने कुर्सी खिसकाई और एक डंडा जमीन पर पटका। अंजनाबाई डर गई। बोले, 1952 तक मैं नासिक में ही रहती थी। गरीबी में पैदा हुई। 14 साल की थी तो ठेले से सब्जी चुराती थी। धीरे धीरे दुकानों से बिस्किट चॉकलेट चुराने लगी। इसके बाद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की जेब काटने लगी। हर दिन के 5 से 10 रुपए हो जाते थे। घर वालों को पता चला तो मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरी बस्ती में एक ट्रक ड्राइवर रहता था। मुझे उससे प्यार हो गया। बाद में हम दोनों ने शादी कर ली। इंस्पेक्टर ने कहा कि उसने तुम्हें छोड़ा क्यों फिर? अंजनाबाई बोली, जब वो काम पर जाता था तो मैं रेणुका को कमरे में छोड़कर चोरी करने निकल जाती। मंगलसूत्र, चेन छीनना, पॉकेट मारना, यही सब करती थी। और बाद में पति को पता चल गया। वो कहने लगा कि तुम धंधा करने जाती हो। वो मुझे उठाकर खाट से नीचे पटक देता। एक दिन वो मुझे और रेणुका को छोड़कर चला गया। रेणुका के साथ 27 साल की छोटी बहन सीमा भी चुपचाप बैठी हुई थी। शशिकांत बोड़े ने सीमा के बारे में अंजनाबाई से पूछा। अंजनाबाई सीमा की तरफ देखते हुए बोली कि 1970 में मेरी मुलाकात मोहन से हुई। रिटायर्ड फौजी था। मैं उसे अच्छी लगती थी। एक रोज उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बच्ची को भी अपना लूंगा। मुझे तो सहारे की जरूरत थी ही। मैंने उससे शादी कर ली। 3 साल बाद सीमा पैदा हुई। इंस्पेक्टर ने कहा, दूसरे पति ने क्यों घर से निकाला फिर? मोहन घर से बाहर जाता था तो मैं चोरी करने निकल जाती थी। एक रोज पुलिस घर पर आ गई। मोहन भी घर पर ही था। पुलिस के जाने के बाद उसने हम तीनों को बहुत मारा और गाली देकर भगा दिया। मैं दोनों बेटियों के साथ नासिक आ गई। मुझे अपनी बेटियों का पेट पालना था।
धीरे धीरे रेणुका और सीमा भी मेरे साथ चोरी करने लगी थी। इंस्पेक्टर बोड़े ने कहा कि तुम लोगों के साथ एक आदमी भी रहता है, वो कौन है? अंजनाबाई बोली, रेणुका का पति किरण शिंदे। इंस्पेक्टर बोड़े ने फिर पूछा कि क्रांति को कहां छुपाया है? अब अंजनाबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार इंस्पेक्टर बोड़े ने जरा सख्ती दिखाई तो अंजनाबाई बोल पड़ी, उसे मार दिया, मारकर फेंक दिया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर बोड़े पसीना पसीने हो गए। सोचने लगे 1991 से 1996 के बीच नासिक समेत महाराष्ट्र के कई थानों में 13 से ज्यादा बच्चों के कत्ल और किडनैपिंग के जो केस दर्ज थे, कहीं उसके पीछे इन्हीं तीनों का हाथ तो नहीं है? उन्होंने कड़क आवाज में अंजनाबाई से पूछा, क्रांति के अलावा और कितने बच्चों को किडनैप करके मारा है तुम लोगों ने? अब इंस्पेक्टर का यह सवाल सुनते ही अंजनाबाई के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। कुछ देर सोचकर बोली, 13। 12 तो मैंने बहुत से बच्चों को है, लेकिन गिनती याद नहीं। हालांकि पुलिस के पास अब इन मामलों का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। इंस्पेक्टर बोड़े अंजनाबाई, रेणुका और सीमा को लेकर पुणे पहुंचे। वहां किरण शिंदे मिला, उसके साथ 4 बच्चे थे। इंस्पेक्टर बोड़े ने कड़क आवाज में पूछा, ये चारों बच्चे कौन हैं? किरण बोला, साहब एक बच्चा रेणुका के पहले पति का है और बाकी 3 मेरे हैं। इंस्पेक्टर बोड़े बोले, तुम भी चोरी करते हो? किरण ने कहा, नहीं साहब, मैं इन बच्चों की देखभाल करता हूँ, घर पर ही रहता हूँ। इंस्पेक्टर बोड़े ने किरण के गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए और बिलखते हुए किरण बोल पड़ा, ये सभी 6-7 साल से चोरी कर रहे हैं। कई बार मैं भी इनके साथ गया हूँ। ये लोग चोरी करते, पर्स मारते, मंगलसूत्र चुराते हैं। जब पुलिस पकड़ लेती तो मैं कुछ पैसे देकर छुड़ा लाता हूँ। इंस्पेक्टर बोड़े छानबीन करते हुए अंजनाबाई के कमरे में गए। वहां कई दस्तावेज मिले जिनमें इन तीनों के नाम बदले हुए थे, किसी में देवकी तो किसी में देवली। रेणुका ने अपना नाम रिंकू और रतन भी रखा था। अंजनाबाई का नाम शांताबाई भी था। इंस्पेक्टर को अंजनाबाई के घर पर कुछ और ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े ने अंजनाबाई के घर की तलाशी ली तो अलमारी में गहने, जेवर और छोटे बच्चों के कई कपड़े मिले। ये कपड़े 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के थे। कुछ कपड़ों पर खून जैसे निशान थे। कमरे की दीवारों पर भी खून की तरह लाल धब्बे बने हुए थे। इंस्पेक्टर बोड़े ने पूछा कि ये किसके कपड़े हैं? किरण ने कहा, बच्चों के। बच्चों के? दर्जनों कपड़े? दीवार पर कपड़ों पर ये धब्बे कैसे लगे हैं? किरण ने कहा, मुझे नहीं पता साहब। और जोर से डांटते हुए इंस्पेक्टर बोड़े बोले, सच बता दो वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। किरण ने यहां कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर बोड़े बोले कि परदेसी, इसे थाने लेकर चलो। थाने में इंस्पेक्टर बोड़े की सख्ती के बाद किरण टूट गया और बोल पड़ा, साहब वो कपड़े किडनैप किए हुए बच्चों के हैं। अंजनाबाई, रेणुका और सीमा तीनों मिलकर यह काम करती है। पूछा गया कि वो बच्चे कहां गए? खून जैसे धब्बे क्यों थे दीवारों पर? कड़क आवाज में इंस्पेक्टर बोड़े ने फिर से पूछा। किरण ने कहा, साहब तीनों ने मिलकर सारे बच्चों को पटक पटक कर मार डाला। दीवारों पर उन्हीं के खून के निशान हैं। इंस्पेक्टर बोड़े ने महाराष्ट्र में 1990 से 1996 के बीच अलग अलग थानों में दर्ज लापता या मार दिए बच्चों की लिस्ट निकाली और इसके बाद ये केस सीआईडी ऑफिसर सुहास नादगौड़ा को सौंप दिया गया। सीआईडी ने किरण को गायब हुए बच्चों की फोटो दिखाई। उसने ज्यादातर बच्चों को पहचान लिया। कहने लगा, साहब ये तो 2.5 साल के संतोष की फोटो है। अंजनाबाई और उसकी दोनों बेटियों ने इसे कोल्हापुर से किडनैप किया था। फिर कोल्हापुर बस स्टैंड पर उसे मारकर लाश विक्रम हाई स्कूल के पास ऑटो रिक्शे के नीचे रख दी। फिर कुछ और फोटो देखकर किरण बोला, संतोष के बाद बंटी, गुड्डू, अंजलि, भाग्यश्री, क्रांति, गौरी, पंकज और स्वप्निल को भी इन्हीं लोगों ने मार दिया। सभी छोटे बच्चे थे, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 9 साल का। इन लोगों ने कुछ भीख मांगने वाले बच्चों को भी उठाया था, लेकिन उनको मारा नहीं। तो सवाल पूछा गया कि तो फिर वो बच्चे कहाँ हैं अब? जवाब मिला, सबको भीड़ वाली जगह पर छोड़ आए। अब वो बच्चे कहाँ हैं मुझे नहीं पता। कोल्हापुर पुलिस ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 यानी कत्ल करने, 365 अपहरण, 120 बी आपराधिक साजिश रचने, 342 किसी को बंधक बनाए रखना, 344 किसी को 10 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखना समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सीआईडी ऑफिसर सुहास नादगौड़ा ने 3 महीने के भीतर इन सभी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी थी। चारों को उन जगहों पर ले जाया गया जहां इन लोगों ने बच्चों को मारकर फेंका था। कुछ डेड बॉडीज के तो कपड़े भी अभी तक नहीं गले थे। चप्पलें भी पास ही पड़ी थी। एक बच्ची के कान की बाली भी बरामद हुई। सीआईडी ऑफिसर नादगौड़ा सोचने लगे कि इन लोगों ने तो सच में बच्चों को मारा है, पर इनकी चोरी और लूट का बच्चों से क्या कनेक्शन है? उन्होंने अंजनाबाई और उसकी दोनों बेटियों से पूछा कि किडनैप के बाद तुम लोगों ने बच्चों को मारा क्यों?
अब अंजनाबाई हंसने लगी। कुछ देर बाद झल्लाते हुए बोली, मारती नहीं तो क्या करती? वो चोरी करने में साथ नहीं दे रहे थे। चोरी करने में बच्चों का साथ? उन्होंने चारों को धमकाते हुए कहा कि सच सच बताओ पूरा मामला क्या है, वरना सबकी खाल उधेड़ दूंगा। रेणुका बोलने लगी कि एक बार पॉकेट मारते हुए मैं पकड़ी गई। तब मेरा बेटा आशीष गोद में था। लोग मुझे मारने पीटने लगे तो मैं कहने लगी कि बच्चे के लिए मजबूरी में चोरी कर रही, इस बच्चे के लिए मुझ पर रहम कर दो। बच्चे की बात सुनकर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। ये बात मैंने मां अंजनाबाई को बताई तो उसने कहा कि क्यों न चोरी करते वक्त अपने साथ बच्चों को ले जाए। मैं अपना बेटा तो हर बार ले जा नहीं सकती थी, तो हमने बच्चा चोरी करने का प्लान बना लिया। कभी अकेली औरतों की मदद करने के बहाने उनके बच्चे चुराए, कभी झुग्गी वालों के बच्चे लेकर भाग निकले। बच्चों को साथ लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते, कभी पर्स मारते, कभी मंगलसूत्र छीन लेते। पकड़े जाते तो कह देते कि इन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं। लोगों को दया आ जाती, हम और वो हमें जाने देते। जो बच्चे थोड़े बड़े रहते हैं उनसे चोरी भी करवाते। एक बार तो मंदिर में चोरी करते पकड़ी गई तो कहा बच्चे के लिए कर रही हूँ। लोग पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे। तब मैंने गुस्से से बच्चे को जमीन पर पटक दिया और चीख चीख कर कहने लगी कि सब इसकी वजह से हुआ है। लोगों को बच्चे का खून देखकर दया आ गई। वो लोग मुझे पैसे देते हुए बोले बच्चे का इलाज करवा देना। हालांकि ये बच्चे घर में काफी तंग करते थे, दिन रात चीखते थे। हम डर गए कि कहीं इनकी आवाज सुनकर कोई आ न जाए, फिर तो हमारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए हम 2-4 दिन बाद बच्चे को मार देते थे, फिर नया बच्चा उठा लाते। अब पुलिस ने मुंबई, पुणे, नासिक और कोल्हापुर में लोकल लोगों से चारों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। कई लोगों ने बताया कि जी साहब पहचानते हैं, ये लोग किराए पर रहते हैं। घर में हर वक्त बच्चों के रोने की आवाज आती रहती थी। कई बार अचानक बच्चों की आवाज बंद हो जाती। अंजनाबाई, रेणुका, सीमा और किरण चारों कोल्हापुर जेल में बंद थे। सीआईडी ऑफिसर केस की कड़ियां जोड़ने में जुटे थे। किरण अपनी पत्नी रेणुका, अंजनाबाई और सीमा के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया, इसलिए उसे सरकारी गवाह बना दिया गया। कोल्हापुर सेशन कोर्ट में अंजनाबाई और उसकी बेटियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कोर्ट में महालक्ष्मी धर्मशाला के रजिस्ट्रार की एंट्री, पल्लवी लॉज की एंट्री, प्रतिभा, मोहन गावित और किरण के बयान पेश किए। साथ ही जिन माता पिता ने अपने बच्चों की फोटो और उनके कपड़े पहचाने, उनकी गवाही भी हुई। कुल 156 गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए गए। अंजनाबाई, रेणुका और सीमा का केस लड़ने वाले कोल्हापुर के एडवोकेट मणिक मुलिक याद करते हैं, जेलर के जरिए अंजनाबाई ने मुझे बुलाकर कहा था कि मैं उनका केस लड़ूं। कोर्ट में किरण ने बयान दिया कि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड अंजनाबाई है। ज्यादातर बच्चों की हत्या उसी ने की है। रेणुका और सीमा कुछ ही मामलों में शामिल रही हैं। इसी बीच 17 दिसंबर 1997 को अंजनाबाई की जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस पूरे केस को कवर करने वाले कोल्हापुर के सीनियर जर्नलिस्ट नंदू ओटारी बताते हैं, किरण शिंदे ने कोर्ट में एक एक बच्चों के किडनैपिंग और कत्ल की कहानी बतानी शुरू की तो वहां सन्नाटा पसर गया। हर कोई मौन था। इतनी बेरहमी से हत्या, वो भी मासूमों की, कौन भला ऐसी कहानियां सुन पाता। 1 महीने तक उसके बयान दर्ज किए जाते रहे। गवाही के दौरान एक महिला ने अपनी बच्ची की कान की बाली पहचानी। वो देखते ही फूट फूट कर रोने लगी, कटघरे में ही बेहोश हो गई। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट उज्जवल निगम ने कोर्ट में कहा, कितनी शर्म की बात है माय लॉर्ड कि एक महिला अपनी दोनों बेटी के साथ 4 शहरों से 6 साल में दर्जनों अनाथ, लावारिस, दूध मुहे बच्चों को किडनैप करती रही, उन्हें मारती रही, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। जब अंजनाबाई के दूसरे पति मोहन गावित की बच्ची को किडनैप किया गया और उसका बेरहमी से मर्डर किया गया, तब इस मामले का खुलासा हुआ। हम देर से आए हैं, लेकिन सभी बच्चों को उनके माता पिता को न्याय मिलना चाहिए। पूरे देश की नजर कोर्ट पर है। अंजनाबाई के वकील मणिक मुलिक ने यहाँ एक पैंतरा चला। अंजनाबाई की मौत हो चुकी थी, रेणुका और सीमा के बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा दोष अंजनाबाई के ऊपर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि हुजूर, इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अंजनाबाई के दामाद और रेणुका के पति किरण ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि इस पूरी किडनैपिंग और मर्डर केस में अंजनाबाई का हाथ है। उसकी तो मौत हो गई, फिर अंजनाबाई के जुर्म की सजा रेणुका और सीमा को क्यों की? हालांकि कोर्ट वकील मणिक मुलिक की बात से सहमत नहीं हुआ। तब उज्जवल निकम ने किरण को कोर्ट के सामने पेश किया। इस बार किरण अपने बयान से पलट गया। उसने कहा, हुजूर, रेणुका और सीमा भी हर कत्ल में शामिल रही हैं। मणिक मुलिक ने फिर कहा, साहब, इन दोनों महिलाओं का अगर 1-2 मामले में भी इन्वॉल्वमेंट है तो कम से कम सजा दी जाए। उज्जवल निकम ने कहा कि जिस माँ के अपने 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने 12-13 मासूमों की जान ले ली, बेरहमी से दीवार में लोहे की रॉड पर पटक कर मारा है। ऐसी मानसिकता का व्यक्ति यदि समाज में जिंदा रहेगा
तो पूरा समाज खौफजदा रहेगा। जिस बेरहमी बर्बरता के साथ तीनों ने मिलकर छोटे छोटे बच्चों का कत्ल अपने लालच में किया, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। यह देश का पहला ऐसा मामला है और अब ये आखिरी मामला होना चाहिए। किडनैप किए जिन 2 बच्चों को अंजना बाई ने छोड़ा था, उन बच्चों ने भी कोर्ट में बयान दिए। 22 जून 2001 को कोल्हापुर सेशन कोर्ट के एडिशनल जज GL एडके ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी विरल से विरलतम कहा। उन्होंने 1100 पन्नों के जजमेंट में 9 बच्चों में से 6 बच्चों के मर्डर के मामले में रेणुका और सीमा को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड सुनाया। जज ने भारी मन से कहा, एक जज के लिए सबसे कठिन काम होता है इस बात को चुनना कि आरोप साबित होने के बाद आरोपी को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। रेणुका और सीमा ने सिर्फ पैसे के लालच में अपने फायदे के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल किया और फिर मार दिया। यह पूरा खूनी खेल प्री प्लान था। इसमें किरण शिंदे के अलावा कोई चश्मदीद नहीं था, हालांकि किरण भी इस अपराध में शामिल था। इससे बड़ा विरलतम मामला क्या हो सकता है जिसमें दोनों आरोपी ने गौरी नाम की बच्ची का गला दबाकर मर्डर करने के बाद फिल्म देखी और लाश सिनेमा हॉल के टॉयलेट में जाकर फेंक दी। इससे बर्बरता की हद समझी जा सकती है। इन आरोपियों की मानसिकता इतनी क्रूर है। पंकज नाम के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। उसकी बॉडी से पोस्टमार्टम टीम ने 42 जख्म के निशान दर्ज किए। क्रांति का गन्ने के खेत में मर्डर कर दिया। इससे ज्यादा क्रूरता क्या हो सकती है। यह अत्यधिक क्रूर और दिल को विचलित करने वाला है। सभी असहाय बच्चों का कत्ल किया गया। यह इनका सॉफ्ट टारगेट था, सिर्फ और सिर्फ खुद की लग्जरी लाइफ के लिए। रेणुका के शिवाजी कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा थे। ये सारे पैसे चोरी के थे। जिस तरह से 6 साल के एक के बाद एक जुर्म को अंजाम दिया गया, इन दोनों को सजाए मौत से कम नहीं दी जा सकती। भारत में कानून में यही सबसे बड़ी सजा है जो दी जा सकती है। यानी इससे भी बड़ी कोई सजा होती तो मैं वो सजा इन दोनों दोषियों को देता। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाली रेणुका खुद 4 बच्चों की मां है। एक मां ऐसा कैसे कर सकती है। इन दोनों को जीने का कोई हक नहीं है। दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की सजा सुनाई जाती है। सेशन कोर्ट के खिलाफ दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिसे 2004 में कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की फांसी की सजा को बरकरार रखा। दोनों ने उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका भी दाखिल की, लेकिन 2015 में उन्होंने भी इसे खारिज कर दिया। इसी बीच फिर से दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई। 2022 में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो कैदी लंबे वक्त से फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सजा को उम्र कैद में बदला जाता है। अभी रेणुका शिंदे और सीमा गावित पुणे की यरवदा जेल में उम्र कैद काट रही हैं।